फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एमजी 201 के लेक्चर नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके साथ भी शेयर किया जाएगा और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी सारा काम करने वाला पड़ा है। तो हम आगे हैं उसके हेडआउट्स के ऊपर। अब देखते हैं करंट रेशियो। अच्छा, पहले बात करते हैं लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू पे इट्स डेट। अगर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से पे करने की आपकी जो एबिलिटी है उसको लिक्विडिटी कहते हैं और लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज पे करने की आपकी एबिलिटी है उसको सॉल्वेंसी कहते हैं। ठीक है जी। अब करंट रेशियो, पहले सबसे पहले रेशियोज है। रेशियो ये होता है कि एक फिगर को आपने डिनोमिनेटर में रखना है, एक न्यूमिनेटर में रखना है, दूसरे को डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है जी। ये रेशियो, इस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो क्या होती है कि आपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की रेशियो होती है। ये येलो में हाईलाइट कर दिया। करंट रेशियो एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज बताती क्या है, हमने ये समझना कि बताती क्या है कि आपको ये बताती है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर फ़र्ज़ करें आपके ऊपर अगर 100 रुपये का कर्जा है, आप उस 100 रुपये को पे करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने पैसे पड़े हुए। ठीक है, इसको कहते हैं करंट रेशियो। लिक्विडिटी, ये इसको डिफाइन कर दिया कि कितनी आसानी से आप करंट लायबिलिटी पे कर सकते हैं, ये इस रेशियो की तरफ इशारा करती है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। आपने अपनी नज़र जो है वो ब्लू पार्ट के ऊपर ही रखनी है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। वैल्यू अज्यूम्ड है, जैसे करंट एसेट 1000 है और करंट लायबिलिटी 310 है। आपकी बुक में नहीं है, ये डेट से एग्जांपल उठाई मैंने। आंसर क्या है 3.2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास $1 का अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में $3.2 पड़े हैं उस कर्जे को पे करने के लिए। ठीक है, आप 20 बड़े सौखे अमीर ऑर्गेनाइजेशन आपकी। अच्छा, ये कह रहे हैं जी आइडियल रेशियो ये होती है। ठीक है, अब इस तरह की बातें खुद ही पढ़ लीजिए। क्विक और एसेट रेशियो। अच्छा, ये है कि जो करंट एसेट्स हमने ऊपर रेशियो देखी थी उसमें से जस्ट आप इन्वेंट्रीज माइनस करते। ठीक है, वो क्यों माइनस करते, क्योंकि हमें पता है कि इन्वेंट्री इतनी लिक्विड नहीं होती, इतनी आसानी से कैश पे कन्वर्ट नहीं होती। देखिए पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं आता, नहीं बिकती, पड़ी हुई है। तो इस वजह से कहते हैं कि आप करंट एसेट में इन्वेंट्री माइनस करते और फिर करंट लायबिलिटी से डिवाइड करें तो आपके पास क्विक एसेट टेस्ट रेशियो आ जाएगी। इसकी वो कह रहा है कि डिजायर आइडियल रेंज वो ये वाली होती है। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया क्योंकि हमने रेशियो भी कर ली। अच्छा जी, इस पर आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड मीन्स कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और ग्राहक आपको कितने दिन के बाद पैसे देता है। कैश में भी होती है और क्रेडिट में भी होती है। बिजनेस अक्सर क्रेडिट पे चलते हैं। आप गली बने में जो चीज़ें लेते हैं वो अक्सर आप कैश पे ले रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस क्रेडिट पे अक्सर चलते हैं। कह रहे हैं कि अगर इस तरह का मामला है तो वो कैसे कैलकुलेटर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, जब आप किसी को प्रोडक्ट उस पर बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं, तो उसके अकाउंट बनता है अकाउंट्स रिसीवेबल। फिर आपने डिवाइड करें एनुअल सेल्स, भी साल में जितनी भी आपने सेल्स की डिवाइड बाय 360। अच्छा, इस पे आप ये वाला जो पॉइंट है इस पर परेशान नहीं होना कि जी डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स फिर डिवाइड बाय 365 है। क्यों है ऐसे? वैसे तो आप 365 को ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर लिया अगर इधर करके अकाउंट रिसीवेबल के साथ, फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इस वजह से है फार्मूला एक्चुअल मैंने इसी वजह से रखा है इसी तरह कि एनुअल सेल्स को डिवाइड किया 365 तो पर डे सेल आ जाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली फार्मूला वर्क ही ऐसे करता है, डेज सेल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अभी आसान लफ्ज़ों में तो मैंने बता दिया आपको कि ये है। अभी एक थोड़ी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसके ऊपर। फिर वही बात बता दूँ, एग्जांपल जो इंटरनेट से उठाई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, बुक पे नहीं है, आपको उस तरह वहाँ से समझ नहीं आएगी, इस वजह से यहाँ से दिखा रहा हूँ। हम क्या करें, एवरेज कलेक्शन पीरियड वो इक्वल टू रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स पर डे, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा है। रिसीवेबल्स डिवाइड बाय एनुअल सेल्स डिवाइड बाय 365। ये अगर नीचे वाले फिगर को हम देखेंगे तभी तो एवरेज सेल पर डे आएगी ना। 365 दिन होते हैं, उसे डिवाइड कर दिया। सपोज किया इसने नंबर, सपोज किया $375 है। साल की पूरे की सेल 3000 है और डिवाइड किया 365 डेज से, तो पीछे आंसर ये आ गया और आंसर ये आ गया 45.625 डेज। यहाँ बताने का मकसद मेरा ये था एग्जाम्पल कि इसका मतलब क्या है कि आपके जो कस्टमर है आप उनको प्रोडक्ट बेचते हैं तो 46 डेज के बाद वो आपको पैसे देते हैं आगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का ये मतलब होता है। ठीक है, बताना मकसद था आपको। एवरेज कलेक्शन पीरियड को डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। सही हो, क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा, पहले वो ये बता रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती क्या है। ये होती है जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में क्या है
कह रही है कंबाइंड इफेक्ट बताती है ऑर्गेनाइजेशन के लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की जो कैपेसिटी है उसको भी करती है, इन्वॉल्व करती है। एसेट मैनेजमेंट के अपने जो एसेट्स है उनको कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर गया, मीन्स कि अगर कोई उनका एसेट है, कोई मशीनरी ऐसी यूटिलाइज किए बगैर तो नहीं पड़ी हुई, अगर वो प्रोडक्टिव है तो उसकी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, उसको इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। फर्ज करें आपके पास गाड़ी है कंपनी के पास 2, यूज़ एक की होती है खड़ी हुई है, मीन्स इफेक्टिव यूज़ तो नहीं हुआ, एक को बेच दो, उस पैसे को यूज़ करो कहीं पे, ये कहना चाह रहा है। डेट मैनेजमेंट कि आपने जो पैसा लोगों से कर्ज पकड़ा हुआ है उसको कहीं यूज़ भी करें या अकाउंट में डाल के बैठे हुए, अकाउंट में डाल के बैठे हुए तो पैसे तो नहीं बनाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कि प्रॉफिट जो कंपनी बना रही है उसको, ये रेशो उसके बारे में बताएगी। सबसे पहली रेशो है प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, कि आपने जो सेल्स की है उसकी रेशो निकाला है नेट इनकम के साथ, ठीक है। कि जो भी आपने फर्ज करिए एक प्रॉफिट बनाया है, आपने कितनी सेल की तो उतना प्रॉफिट बना, कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट बन रहा है, ये इसके बारे में बताता है। ये प्रॉफिट मार्जिन और नेट सेल्स ऐसे, ठीक है। अच्छा अभी इसको देखिए आप, ये क्या कहना चाह रहा है, दिस रेशो टेल्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर एवरी डॉलर ऑफ रेवेन्यू अर्न। $1 आप अगर रेवेन्यू कमाते हैं तो उसमें कितना, उस डॉलर का कितना हिस्सा आपका प्रॉफिट होता है, ये रेशो इसके बारे में बताती है। प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स वैसे तो खुद ही बता रही है, इंग्लिश भी पता चल रहा है, देखिए ये रेशो ये वाली है। अच्छा फार्मूला, आपने फार्मूला याद कर रहे हैं, फार्मूला इसका ये है, ठीक है। और सारी ये क्योंकि परसेंटेज में आई तो इस वजह से 100 से मल्टीप्लाई किया है। चलिए इसकी भी आपको एग्जांपल दिखा दें, जैसे प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम और सेल्स, और नेट इनकम से अज्यूम फिगर्स है, ठीक सारे, और ये है, और 3.9% आ गया। अभी इस 3.9% हमने करना क्या है, इसका क्या करें, मतलब निकाल तो लिया हमने, क्या बता रहे हैं, ये बता रहा ये है कि जब फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी और आपसे कोई मैं पूछ लेता हूँ कि सर आपके जो प्रोडक्ट है आप सेल करते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, मीन्स कितना रखते हैं प्रॉफिट में, कितना प्रॉफिट होता है। आपके पास है 10 प्रोडक्ट, आप मुझे क्या 1 बाय 1 बताएंगे, आप एवरेज बता दोगे जी 3.9, हमारे ये 4% तक मार्जिन रखते हैं। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जितनी भी सेल्स हो जाए आप पहले से ज़्यादा लगा सकते हैं कि हमारी इतना प्रॉफिट बनेगा। अच्छा अभी हम प्रॉफिटेबल रेशियो जो रिटर्न ऑन एसेट पे बात करते हैं, वही क्या है, क्या जी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी अगेंस्ट ईच डॉलर इन्वेस्टेड इन द टोटल एसेट। अच्छा जी ये खैर आप ये देखेंगे तो ये तो फार्मूला हो गया। अभी मैं बताता हूँ ये है क्या। फ़र्ज़ करें आपके पास 100 रुपीज़ है, बैंक में रखते हैं 10 रुपये, आप 10 रुपये तो आपको बैंक ही दे देगा ये प्रॉफिट साल के बाद। रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करने के मतलब आपने 100 रुपये बिजनेस पे लगाया, आपको आ रहे 5 रुपये प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर उससे बेहतर आप बिजनेस बंद करें, बैंक में पैसे रख लें, क्यों इतना अपने आपको खपा रहे सर क्यों खपा रहे हैं, ठीक है। इतना आप मतलब जलील भी हो रहे हैं बिजनेस में खाम खा का, ठीक है, एफर्ट्स भी लगा रहे हो, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, 5% आ रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को कैलकुलेट करने की ये रिटर्न ऑन एसेट कि आपने इतना पैसा लगा दिया बिजनेस में, रिटर्न आ नहीं रहा। अभी इसकी देखते हैं, कोई एग्जाम्पल हमें मिले तो। अच्छा जी ये देखिए जी रिटर्न ऑन एसेट, नेट इनकम सपोज कि आपकी है, आपका नेट इनकम मींस प्रॉफिट, ठीक है, $117.5 आपका प्रॉफिट हुआ, आपने $2000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, इस हिसाब से देखें तो 5.9% एनुअल बनता है आपका। तो कहने का मतलब ये कि आप अगर किसी को आप पूछे, अगर कोई पूछे आपसे कि रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और उस हिसाब से तो आप कहेंगे 5.9%, ठीक है जी, इसका मतलब ये है। अच्छा जी अभी हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, क्या ज़रूरत है ये थोड़े थोड़े फ़र्क से बनाई हुई ये सारी रेशियोज। फ़र्क है, देखिए जब आप एसेट की बात करें, बिजनेस में टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ तो उसमें कुछ डेट भी होता है, कुछ इक्विटी होती है, तो वो आप टोटल बिजनेस का बता रहे होते हैं रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स वो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मालिक है बिजनेस के, जिन्होंने बिजनेस बनाया था, वो उनके ट्रस्ट की ये रेशियो है कि जी मैंने इतना बिजनेस में लगाया, सिर्फ मेरा पैसा लगा हुआ है, तो वो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी इधर भी 100 आप मल्टीप्लाई पहले कर ले, ठीक है, ये परसेंटेज में होते हैं सारे। रिटर्न ऑन इक्विटी कि मेरी इक्विटी जो बिजनेस वाला था, बिजनेस होल्डर था, उसको कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसी तरह रिटर्न इक्विटी में एग्जांपल दिखाऊँ आपको, ये नेट इनकम ये है, कॉमन इक्विटी ये, कॉमन इक्विटी मीन्स कि वो जो शेयर होल्डर ने पैसे लगे पेड इन कैपिटल के बगैर। मैंने बताया था डिफरेंस टर्मिनोलॉजी समझते जाए, अगर आप मेरी वीडियो अगर रुक के एक बार दोबारा से सुन ले और उसको आप याद कर ले, कहीं पे भी वो डेफिनेशन गलत साबित नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी साबित, और आपको चीज़ें समझने में आसानी होती जाएगी।
ठीक है, 117 नेट इनकम हुई, 240 लगे हुए थे उस शेयर होल्डर के पैसे डॉलर में, 12.5% वो कमा रहा है इसके ऊपर एनुअल, तो बड़े फ़ायदे में है। तो इस तरह की ये वाली जो रेशियोज़ है, ये इससे ये फ़ायदा होता है कि देख के पता चल जाता है कैलकुलेशन से मुझे, मतलब मैं किस पॉइंट में खड़ा हूँ बिजनेस के अंदर। आगे चलते हैं जी। आगे से चलने से पहले एक छोटा सा ट्रिक सुन ले याद करने का। देखिए ये जो प्रॉफिट में रेशियोज़ है, प्रॉफिट आ गया ना प्रॉफिट, तो आपने प्रॉफिट को डोमिनेटर में रखना है, 20 नेट इनकम जो लिख रहा है उसको। फिर दूसरा वर्ड जो भी हो, जैसे प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स, तो आपने सेल्स को नीचे रख देना। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट होता है, रिटर्न और एसेट्स आपने ऊपर नेट इनकम रख के नीचे डिवाइड कर देना एसेट के साथ। इसी तरह आपका आखिरी था रिटर्न और इक्विटी, आपने नेट इनकम को इक्विटी से डिवाइड कर देना। ये ट्रिक है याद रखने का प्रॉफिटेबल रेशियो को या रिटर्न वाली रेशियोज को। अभी एसेट मैनेजमेंट रेशियो जो है उस पर ये बताया जाता है, ये नई रेशियो शुरू होगी, ये बताया जाता है कि आपके जो एसेट्स है उनको कितना इफेक्टिवली यूज़ करें। वो बताया ना, आपकी मशीन्स अगर पड़ी हुई है, एक यूज़ करे एक यूज़ ही नहीं कर रहे, एक गाड़ी खड़ी है एक गाड़ी यूज़ बिजनेस कर रहा है, खड़ी हुई है जंग लग रहा है उसको, कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कपड़ा मार के खड़े कर देना इफेक्टिव यूज़ नहीं है, उस जिस पर्पज़ के लिए ली हुई है उस पर्पज़ वो आप उस पर्पज़ को अचीव कर रहे हैं कि नहीं, उससे वो काम ले रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इसका भी एक ट्रिक सुन ले। इसकी रेशो जितनी भी टर्नओवर वाली रेशो होगी, टर्नओवर वाली रेशो में आपने हर चीज़ को सेल्स के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर, सेल्स डिवाइड बाई इन्वेंट्री। ठीक है, अभी आप देखते हैं आगे आगे क्लियर हो जाएगी। सही है, पहले आप देखें ब्लू में क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्रीज आर रिप्लेनिश्ड विद वन अकाउंटिंग पीरियड। आसान लफ्ज़ों में ये है कि आपने अपनी इन्वेंट्रीज को साल में कितनी बार रीफिल किया। आपने इन्वेंट्री खरीदी, ट्रेडिंग गुड्स खरीदी, बेच ली, फिर मंगवाई, फिर बेची, साल में कितनी बार किया। ये है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ये नहीं है कि इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई बिकी नहीं, अब वो स्टॉक करके बैठे, पाइलिंग हो गई है, वो बढ़ती जा रही है। तो ये इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए है सेल्स और इन्वेंट्री। मेरे कहा टर्नओवर के जब भी आएगा वर्ड, आपने सेल्स को डिवाइड कर रहे होते वो वर्ड के साथ जो लिख रहा, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर, सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री। ठीक है जी। अच्छा, दोबारा जाते हैं अभी इसके ऊपर। एसेट टर्नओवर रेशो 20 के, आपकी अगर एसेट बढ़ाए है तो उससे सेल्स बढ़ी है, इससे ये पता चलेगा। अभी फर्ज करें कि मेरे पास एक शॉप थी, एक शॉप से मेरी 1000 का मेरा प्रॉफिट हो रहा था, मैंने दूसरी शॉप खरीदी तो भाई 2000 का प्रॉफिट तो हो, चले 1800 का या 2200 का मोर और लेस उतना हो। अगर दूसरी शॉप भी खरीद ली है, सारा मैन पावर भी हायर कर ली है, आपके सेल्स नहीं बढ़ रही, तो ये रेशो बता देगी कि आप इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो रही आपके से एसेट्स की। ठीक है, ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशो ये बताती है हमें कि आपके एसेट्स आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किस रेशो से कर रहे हैं। ब्लू वाले पोर्शन को आप देखेंगे कि सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट, 3000 सेल कर रहा है और आपके एसेट्स आपके पास सिर्फ जो है 1000 के, 3 टाइम्स 20 के आपके, आप एसेट की वैल्यू से 3 टाइम्स सेल ले रहे हैं। मेरे पास 1000 के एसेट है, 3000 की सेल में उससे ले रहा हूँ। ये है एसेट टर्नओवर रेशो, इफेक्टिव मैनेजमेंट ये है। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन आगे चले। इसमें कैपिटल, हमने वर्ड जो फाइनेंशियल कोड में बड़ा हमने देखा, जो बिजनेस की तरफ में पैसा लगाया जाता है शेयर ओनर की तरफ से, उसको कैपिटल कहते हैं। उसको आप डिफाइंड कर ले, अपने जेहन में उठा ले कि सारा बिजनेस का जो पैसा उसको कैपिटल कहते हैं। प्योरली जो सिर्फ बिजनेस ओनर की वजह से आता है वो उसको इक्विटी कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड यहाँ पे आ गया, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस के बाद टोटल पैसा जो है जाहिर है इक्विटी भी होगी और डेट भी होगी, वो मिला के कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। डेट एसेट्स भी, डेट टू एसेट रेशो कि टोटल एसेट में कितना डेट है हमारा, इस रेशो से भी ये पता चलता है। ये रेशो बड़ी सिंपल सी रेशो है। आपके पास जितने भी जैसे 1000 के एसेट्स पड़े हैं, आप देखो फर्ज करें कि 400 के हमारे पास डेट उसमें लगाया हुआ हमने, तो $400 डिवाइड बाय 1000 एसेट्स। ठीक है, इस तरह करके ये रेशो बनेगी। इसकी एग्जांपल देखिए, टोटल जो डेट टू एसेट रेशो है इसको टोटल डेट टू टोटल कैपिटल रेशो भी कहते हैं, याद रखिएगा। टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल में मैंने कहा था डेट प्लस इक्विटी होता है, तो अज्यूम्ड वैल्यू टोटल डेट को उसके लिए 110 प्लस 750 किया है और टोटल डेट प्लस इक्विटी ऐड करके 1800 किया है, तो 20 के 47.8। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जितना भी एसेट है
उस एसेट पे जो पैसा लगा हुआ है उसमें 47.8% पैसा जो रुपीज़ लगे हुए हैं वो आपके कर्जे के हैं, आपके डेट लिया हुआ है। आगे चलते हैं जी। ले जी, ये वाली जो रेशो है किसी तारीफ की मोहताज नहीं, डेट टू इक्विटी रेशो। क्या बिजनेस के अंदर जितना भी टोटल कैपिटल है, कितना डेट है कितना इक्विटी है, दोनों के रुपीज़ को डिवाइड कर ले, टोटल डेट को टोटल इक्विटी से डिवाइड करें तो ये आपके पास रेशो हो जाएगी। बड़ा सिंपल है ये। बाकी जो डिटेल लिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट की 60-40 रेशो अलाउ होती है, वो इस वजह से अलाउ होती है कि जब बिजनेस ज़ाहिर नया आ रहा होता है तो हो सकता है आपके पास इतना पैसा हो तो आप डेट से 40-60% पैसा अरेंज कर लो, बाकी 40% अपने पास से लगा लो। आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरी मर्जी में 70% लगा लूँ, ऐसे नहीं होता। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है SECP से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसे कैपिटल अप्रूव करवाना पड़ता है, उसे डेट अप्रूव करवा के हम कितना अरेंज कर सकते हैं, ये सारे मामला काफ़ी ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो। अब टाइम्स ये वक्त वाला टाइम नहीं है, ये नंबर ऑफ टाइम्स वाला भी, कितने गुना। बीस के जब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं कंपनी का, तो उसके तरफ देखते हैं कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी जो इंटरेस्ट चार्जेज में डेट जो लिया हुआ उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना होता है हर साल, वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट से कितने गुना बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आपने इंटरेस्ट जो पे किया जाता है वो फाइनल प्रॉफिट से पहले ही पे कर दिया जाता है, फाइनल प्रॉफिट बाद में बनाया जाता है। पहले आपने इंटरेस्ट और टैक्स दोनों पे किए जाते हैं। एबट वाले आपको टर्म याद होगी, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो आपने फाइनल प्रॉफिट से पहले ही दोनों पे कर दी जाती है। तो इसकी रेशो है, आपने ये वाला जो है ये वाली इससे आपने कैलकुलेट कर लेनी। अच्छा जी, अभी आपने पढ़ी मार्केट वैल्यू रेशो। तो मार्केट वैल्यू किस चीज़ की? कंपनी के शेयर्स की। आप इसको इस तरह समझे कि दो तरह की वैल्यूज़ होती है किसी भी चीज़ की। आप देखिए, एक तो वो वैल्यू होती है जो एक गवर्नमेंट के कागज़ों में होती है। इसी तरह कंपनी के कागज़ों की बात करें तो उसकी जो स्टॉक की वैल्यू होगी उसको बुक वैल्यू भी कहेंगे शेयर को, वो शेयर वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ शेयर। उसको हमने दूसरा जब उसकी वैल्यू देखिए मार्केट में कितने सेल हुए वो मार्केट वैल्यू। बिल्कुल सेम हमने देखा होगा जब सब्जी लेने जाते हैं वहाँ पे एक नर्खनामा वो किया होता है, उसने हैंग किया होता है। आप देखते हैं उसके ऊपर सब्जी का रेट ये है, लेकिन उस रेट पे आपको सब्जी नहीं मिलती, 10-15 रुपये ऊपर ही होती है। ये ऐसे ही समझ लें, ठीक है ये। लेकिन ये है कि मार्केट शेयर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होने की वजह से कि कंपनी की वर्थ ज़्यादा है, कंपनी के एसेट बढ़ गए हैं, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, इस वजह से मार्केट वैल्यू शेयर बढ़ जाती है। अभी ये रेशो जो है ना वो शेयर से रिलेटेड प्राइस अर्निंग्स रेशो। प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस, नॉट बुक वैल्यू, ठीक है, जिस पे वो ट्रेड हो रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अर्निंग कि एक शेयर कितने का एक शेयर के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट होता है, इसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। ये प्राइस अर्निंग रेशो, ये वाली जो रेशो आपके पास आती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन रेशोज को देखते हैं फिर खरीदते हैं। अच्छा जी, अगली रेशो देखते हैं। अच्छा, ये है जी मार्केट बुक रेशो। ये तो वही सिंपल जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि मार्केट प्राइस शेयर की क्या है, उसको डिवाइड करने की बुक वैल्यू शेयर की क्या है, ठीक है। इसको सिंपल ये रेशो है आपके पास आ जाएगी। इसी तरह एक अर्निंग पर शेयर रेशो है। अर्निंग मीन्स वही कि नेट इनकम में एक शेयर को बेचने से कितनी हो रही है। फिर आपने अर्निंग पर शेयर निकाली तो नेट इनकम डिवाइड करने एवर नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी। अच्छा, इसको सवाल लफ्ज़ में समझिए आप। फर्ज करें कि नेट इनकम कंपनी ने उसका हुआ 1000 रुपये, उसकी इनकम हुई है, प्रॉफिट हुआ है। अब इसके 1 लाख शेयर्स इससे आउटस्टैंडिंग भी बेचे हुए मार्केट के अंदर है 1 लाख। आपने 1000 को डिवाइड करना है 1 लाख के साथ, तो जो भी आएगी वो अर्निंग पर शेयर होगी। एक शेयर के ऊपर इतना प्रॉफिट हो रहा है जिसके बाद शेयर है, ये अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अभी कुछ इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो रहेगी। बाकी बीच का वाला जो पोर्शन था उसमें ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस क्या है, वही बातें पुराने वाली रिपीट हो रही थी। तो मार्केट वैल्यू एडेड, जो इन्वेस्टर मनी है बिजनेस के अंदर लगी हुई है, उसके अंदर कितना इजाफा हो गया है। एग्जाम्पल इसकी तरह लेते हैं कि सपोज कि आज आपने प्लॉट लिया है, प्लॉट आपने 5 साल पहले लिया था 1 लाख रुपए का, आज आप उसको देख रहे हो 1.5 लाख का हो गया या 2 लाख का हो गया। तो ये जो मार्केट वैल्यू एडिशन हुई है 1 लाख रुपए की होगी। इसी तरह जो बिजनेस पे शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, उस टाइम जो उन्होंने लगाया था शेयर सपोज कि 10 रुपये का था, आज शेयर वही शेयर्स
स्टॉक्स 12 रुपये के बिक रही है, तो ये मार्केट वैल्यू एडिशन है 2 रुपये की। सही है। इसको मार्केट, ये फार्मूला आपने ये याद कर लेना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मींस के जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था या जब भी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी वो पैसा है जो मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है, स्टार्ट वाला। और मार्केट वैल्यू जो आज की डेट में इक्विटी का पैसा उसका बना है, शेयर बेचेगा तो कितनी उसके पास पैसे आ जाएंगे। आज जो इक्विटी की वैल्यू है बिजनेस के अंदर शेयर होल्डर्स की, ये है जनाब इसकी डिफरेंस। और फिर आप FVA कैलकुलेट कर सकते, मार्केट वैल्यू एडिशन। इसमें बड़ी सिंपल सी बातें हैं जो वो आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन क्या है? अच्छा, सपोज कि मैंने एक प्लॉट लिया है, प्लॉट वही प्लॉट वाली एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने जब 1 लाख का प्लॉट लिया था तो उसके अंदर मैंने वो 30,000 का मैंने लोन लेके ऐड किया था, उधार लेके ऐड किया, और उस बंदे से मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आपको एनुअली जो है 5,000 का इंटरेस्ट दिया करूँगा। और मैंने जब एनुअली उसके अंदर जो एडिशन आ रही थी, उसकी वैल्यू बढ़ रही थी प्लाट की, उसमें देखा कि सपोज के हर साल 10,000 रुपये का एडिशन हो रही है उसकी वैल्यू के अंदर प्लाट की। तो मैंने देखा 10,000 माइनस 5,000, तो 5,000 मैंने उसको दे रहे, जिसे लोन लिया था इंटरेस्ट दे रहा था, तो ये इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन है 5,000 की। ठीक है जी, 5,000 वो नहीं जो हमने इंटरेस्ट में दिए, 5,000 वो जो कि हमें बचे हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो हमें आया। ये डेफिनेशन है जैसे जी एबट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेस से आपने कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल। कॉस्ट क्या होती है? अगर इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने कहा जी 10% मैं आपको जितने पैसे लगा 10% मैं आप इसमें से लिया करूँ, एनुअल लूँगा। डेट वाले ने कहा जी 5% मेरा डेट है, तो डेट के ऊपर 5% मैं भी टैक्स लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा। तो ये निकालने के बाद जो पैसे बचेंगे उसको इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कहते हैं। और इसके साथ माशाल्लाह से हमने लेक्चर 3 ख़त्म कर लिया है, और इंशाल्लाह फिर हम लेक्चर 4 के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।